जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यबाला। सूर्यबाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2024 में 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दिया गया। यह सम्मान उनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आपसे पूछा है सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1938 में। 1938 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने उस अधिवेशन में आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्हें 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुना गया, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ला प्रेंसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में यूनेस्को की ओर से प्रदान किया गया गुलेमेरियो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज यानी कि प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो दिया गया है वो निकरागुआ के अखबार ला प्रेंसा को दिया गया है। इसे 3 मई 2025 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर घोषित किया गया। यह जो पुरस्कार दिया जाता है 3 मई 2025 को दिया जाता है, 3 मई को दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लोसार त्योहार मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। लोसार त्योहार जो है मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में मनाया जाता है लोसार त्योहार। लोसार त्योहार तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसलिए प्रमुख है। यह मुख्य रूप से लद्दाख और अन्य तिब्बती संस्कृति वाले क्षेत्रों जैसे कि कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी मनाया जाता है, परंतु लद्दाख इसका प्रमुख केंद्र है। यह पर्व पारंपरिक नृत्य, पूजा और सांस्कृतिक उत्सव के साथ मनाया जाता है और यह बौद्ध समुदाय के लिए अत्यंत पावन अवसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। आप पेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देख सकते हैं। यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी क्वेश्चंस लाते हैं प्रीवियस ईयर होते हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आप प्रैक्टिस सेट किसी की भी एग्जाम का लगा सकते हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रैक्टिस में हमारे क्वेश्चनों में से उसमें आपको जरूर मिलेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेराव नृत्य। चेराव नृत्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चेराव नृत्य मिजोरम का एक प्रसिद्ध पारंपरिक बास नृत्य है। इसमें पुरुष 2 बांस की छड़ियों से जमीन पर रखते हैं और लयबद्ध तरीके से उन्हें खोलते और बंद करते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो बिहू नृत्य जो है या असम राज्य में मनाया जाता है। घूमर नृत्य की बात करें तो राजस्थान में प्रसिद्ध है और डांडिया रास गुजरात में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चंस नया लगे या आपको नहीं आता तो उसको कॉपी पेन में नोट प्लीज कर लिया करिए और उसको एक दो बार रिवीजन करिए। ऐसा जब वीडियो को खोलते हैं तो ऐसा सोच के बैठें कि हम एग्जाम सेंटर हाल में बैठे हैं और जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, अगर आपका गलत होगा तो आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। माइंड जो होता है वो आपको रीड करेगा दोबारा जब आप गलत करेंगे। चलिए इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबिस की जन्मतिथि 29 जून 1983 को समर्पित है। इसे 2007 से मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं के बीच सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है। अब चलिए जून माह के महत्वपूर्ण दिवस बताते हैं आपको। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। तो 15 जून को विश्व बुजुर्ग देव व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। 18 जून को सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाते हैं। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं व विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस व अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जालियांवाला बाग का हत्याकांड, यह भी ध्यान रखिए। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कहां पर हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब में। इस भयावह घटना को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अंजाम दिया, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए या घायल हुए। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, वह था 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शासक ने इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यह आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब हुआ था इलाहाबाद संधि? तो इलाहाबाद संधि जो हुई थी वह 1765 में हुई थी। यह संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। स्थान था इलाहाबाद। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। यह संधि बक्सर युद्ध 1764 में ब्रिटिश विजय के बाद हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अंग्रेजी जहाज सूरत के तट पर आया था। इसके बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भारत भेजा। जहांगीर ने थॉमस रो को दरबार में आने की अनुमति दी और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी। विशेष रूप से सूरत और अन्य स्थानों पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति मिली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह किसने लागू किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था या लागू किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कानून 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन जो उस समय भारत के वायसराय थे के द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था देसी भाषाओं में छापने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ आलोचना से रोकना। मुख्य बातें क्या थी इसकी? तो यह कानून अंग्रेजी भाषा के अखबारों पर लागू नहीं होता था। इसका मुख्य शिकार बंगाल और उत्तर भारत के पत्र हुए। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर यह एक गंभीर हमला माना गया। इसके विरोध में भारतीय पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने आंदोलन भी किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। यह ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत में पहले स्वर्ण पदक विजेता बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान दिए गए। इसमें 3 प्रकार की आपात स्थितियां शामिल है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 संबंध रखता है। राज्य में संवैधानिक संकट, अनुच्छेद 356 संबंधित है। और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 संबंधित है। बाकी ऑप्शन दिया भाग 15 तो या चुनाव निर्वाचन से संबंधित है। भाग 20 जो है या संविधान में संशोधन से संबंधित, और भाग 21 जो है कुछ विशिष्ट राज्यों के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल और कहता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है ताकि यह कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर न्याय कर सके। बाकी ऑप्शन दिया अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 जो दिया है वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक है। डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग खनन निर्माण कार्य और युद्ध में किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडिश वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे और इंजीनियरिंग और उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए दिया। नोबेल शांति पुरस्कार विज्ञान, साहित्य आदि के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई जारी करने वाली संस्था कौन सी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई जारी करने वाली संस्था कौन सी है ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से यूएनडीपी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक एसडीआई एक समग्र सूचकांक है जो किसी देश की मानव विकास की स्थिति को मापता है। इसे सबसे पहले 1990 में भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। एसडीआई के 3 प्रमुख घटक होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका। एसडीआई रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह हर वर्ष प्रकाशित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भूमध्य रेखा किन दो महाद्वीपों के बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है किन दो महाद्वीपों के बीच से गुजरती है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच भूमध्य रेखा इन दो महाद्वीपों के बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध से विभाजित करती है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा पृथ्वी के सबसे चौड़े हिस्से से होकर गुजरती है और सूर्य की ऊष्मा यहां सबसे अधिक होती है। भूमध्य रेखा जिन महाद्वीपों को पार करती है वह है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। एशिया बहुत ही छोटा भाग इंडोनेशिया के द्वीप समूह से, लेकिन मुख्यतः 2 बड़े महाद्वीपों अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इसके रास्ते में प्रमुख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस मुगल शासक ने पेंशन सिस्टम शुरू किया था। किस मुगल शासक ने पेंशन सिस्टम शुरू किया था यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर जिसका शासनकाल था 1556 से 1605 ने प्रशासनिक सुधारों की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत की। इसी क्रम में उन्होंने पेंशन सिस्टम की शुरुआत की जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने की एक योजना थी। अकबर की अन्य प्रशासनिक विशेषताएं बताएं आपकी, तो एक मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की या थी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। दहसाला प्रणाली यानी कि राजस्व संग्रह की वैज्ञानिक विधि अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता और सुलह ए कुल की नीति अपनाई। नवरत्नों की नियुक्ति की। इबादत खाना की स्थापना या धार्मिक संवाद हेतु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी।
नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, या एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पेंगोंग झील जो है या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पेंगांग झील, इसका स्थान क्या है, तो लद्दाख भारत और कुछ भाग चीन में भी है। ऊंचाई लगभग 4350 मीटर यानी कि 14,270 फीट, या एक खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक मानी जाती है। सर्दियों में यह झील पूरी तरह जम जाती है, चाहे यह खारा पानी की हो। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे, ये आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 महाजनपद थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाजनपद काल में प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपद कहा गया। कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी बने। उन्हें यह पुरस्कार रूस और जापान के बीच युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थता करने के लिए दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, 10 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10,484 मंत्र है। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल सबसे प्राचीन है। इसे पारिवारिक मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का प्रार्थना किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण का उल्लेख है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलीबॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु जो है शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस जो होता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। ध्यान रखिए स्पेन का पूछ लेता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई शहर में हुई थी। दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम स्थापना के समय वायसराय कौन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस के प्रथम स्थापना के समय वायसराय कौन थे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं पता है तो नो लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर यहां से पूछ लेता कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट हो जाता, पर यहां पर पूछा भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1933 ईस्वी में अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी
कितनी परसेंट थी? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला जो भारत किसी राज्य की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर के सनमुखम चेट्टी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के सनमुखम चेट्टी प्रस्तुत किया था। यह भारत का अंतरिम बजट था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का बुजट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस देश से ली गई है। विश्व का प्रथम देश रूस है जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था प्रारंभ किया 1928 में। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाया गया 1938 ईस्वी में। राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। केसी नियोगी की अध्यक्षता वाली परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था अपनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लीला सेठ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लीला सेठ थी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ की मृत्यु 5 मई 2017 में हुई। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी जो सत्र एवं जिला न्यायाधीश बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर। अधिनियम आया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑस्मोन स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर जो है वह संजय मल्होत्रा साहब हैं, 26वें नंबर के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी थे। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, यह भी पॉइंट ध्यान रखिए। 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट में बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ईमानदारी से बताइएगा। अब चलिए आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।